हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है भाभी माँ की परेशानी। बगल के कमरे से अब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर पहले तक उनकी आवाज़ें लगभग स्पष्ट आ रही थी। बात कुछ ऐसी भी नहीं थी, फिर दोनों इतने ठहाके क्यों कर लगा रहे? जाने क्या चल रहा है दोनों के बीच। वार्तालाप और ठहाकों का सामंजस्य उसकी सोच के परे जा रहा था। उफ, तीर से चुभ रहे हैं। बिल्कुल निशाना बैठाकर नश्तर चुभ हो रही है उनकी हंसी। रमन का मन किया कि वो कोने वाले कमरे में चला जाए और दरवाजा बंद कर तेज संगीत चला ले, दुनिया की सारी आवाजों से खुद को काट ले। परंतु एक कीड़ा था जो कुलबुला रहा था, काट रहा था, हृदय शत विक्षत कर भेद रहा था। पर कदमों में बेड़ियां भी तो उसी ने डाल रखी थी। वो कीड़ा बार बार विवश कर रहा था कि वो ध्यान से सुने कि बगल के कमरे से क्यों आवाजें आ रही हैं। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी। खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी। जीवन की बगिया। काजल इन पंक्तियों को गुनगुना रही थी। रोहन को अब सीटियां बजाने की क्या जरूरत है उस पर, बेशर्म कहीं का। सोफे पर अधलेटे रमन ने सोचा। उसका सर्वांग सुलग रहा था। अब जाने उसने क्या कहा जो काजल को इतनी हंसी आ रही है। रमन अनुमान लगाने की कोशिश कर ही रहा था कि रोहन के ठहाकों ने उसके सब्र के पैमाने को छलका ही दिया। रमन ने कुशन को गुस्से से पटका और सोफे से उठ खड़ा हुआ। क्या हो रहा है ये सब? कितनी देर से तुम दोनों की खीखी सुन रहा हूं। आदमी अपने घर में भी कुछ पल चैन सुकून से नहीं रह सकता है। रमन के गुस्से ने मानो खौलते दूध में नींबू निचोड़ दिया। रोहन सॉरी सॉरी बोलता हुआ उठकर चला गया, पर काजल अभी भी कुछ गुनगुना रही थी। रोहन के जाने के बाद काजल का गुनगुनाना उसकी रूह को मानो ठंडक पहुंचाने लगा। उसने भरपूर नजरों से काजल को देखा। 7वां महीना लग गया है। इतनी खूबसूरत उसने अपनी ब्याहता को पहले कभी नहीं देखा था। गालों पर एक हल्की सी ललाई और गोलाई प्रत्यक्ष परिलक्षित थी। रंगत निखर कर एक सुनहरी आभा से मानो आलोकित हो दिल को रूहानी सुकून पहुंचा रही थी। सदा की दुबली पतली छरहरी काजल आज अंग भर जाने के पश्चात अपूर्व व्यक्तित्व की स्वामिनी लग रही थी। कोई स्त्री गर्भावस्था में ही शायद सर्वाधिक रूपवती होती है। रोम रोम से छलकती मातृत्व से परिपूर्ण सुंदरता अतुलनीय है। रमन अपने दोनों चक्षुओं सहित सभी ज्ञानेंद्रियों से अपनी ही बीवी के इस अद्भुत नवरूप का रसास्वादन कर ही रहा था कि रोहन फिर आ गया और रमन हकीकत की विकृत सच्चाई से आंखें चुराता हुआ झट कमरे से निकल गया। रोहन के हाथ में विभिन्न फलों को काट कर बनाया गया फ्रूट सलाद था। इस बार रमन सच में कोने वाले कमरे में चला गया और तेज संगीत बजा वहीं पलंग पर लेट गया। म्यूजिक भले ही कान फोड़ू हो गया, परंतु उस कमरे से आती फुसफुसाहट को रोकने में अभी भी असमर्थ ही था। रोहन की एक एक सीटी इस संगीत को मध्यम किए जा रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में काजल की दबी दबी खिलखिलाहट भी। ऐसा लग रहा था कि दोनों कर्ण मार्ग से प्रवेश कर उसके मानस को शत विशत करके ही दम लेंगे। इसी बीच स्मृति कपाट पर विगत की दस्तक शुरू हो गई। इस नव आगंतुक ने मानो उसकी सुधबुध को ही हर लिया। बगल के कमरे की फुसफुसाहट, तेज संगीत और अब स्मृतियों की था। इस स्वर मिश्रण ने उसे आभास दिला ही दिया कि शायद जहन्नुम यही है। सच इन दिनों उसे आभास होने लगा है कि वो मानो जहन्नुम की अग्नि में झुलस रहा हो। जिस उत्कंठा से उसने इस खुशी को पाने की तमन्ना की थी, वो इस अग्नि कुंड से होकर निकलेगी, ये उसके लिए कल्पनातीत थी। कुछ महीने पहले तक सब कुछ कितना मधुर था, रमन ने सोचा। पर कैसे कहा जाए कि मधुर था? तब तो कुछ और ही शूल चुभ रहे थे। चेतना की बखिया उधड़ने लगी। विवाह के 10 वर्ष होने को थे। शुरू के वर्षों में नौकरी, करियर, पदोन्नति और घर की जिम्मेदारियों के चलते रमन और काजल परिवार बढ़ाने की अपनी योजना को टालते रहे। आदर्श जोड़ी रही है दोनों की। कितना दबाव था सबका कि उनके बच्चे होने चाहिए। काजल के माता पिता, रमन के माता पिता
नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि दोस्त भी टोकने लगे थे। रमन के सास ससुर उसकी शादी की 7वीं वर्षगांठ पर आए थे। तुम लोगों ने बड़ा ही अच्छा आयोजन किया अपनी 7वीं वर्षगांठ पर। इससे पहले तो तुम लोग वर्षगांठ मनाने के ही विरोध होते थे। बहुत खुशी हो रही है। रमन के ससुर जी ने ऐसा कहा तो काजल झट से बोल पड़ी, हाँ पापा, इस बार बात ही कुछ ऐसी है। मेरे देवर ने अपनी पढ़ाई बहुत हद तक पूरी कर ली है। अपने आगे की पढ़ाई का खर्च अब वो खुद वहन कर सकता है। मेरा देवर डॉक्टर बन गया। हमारी तपस्या सफल हुई। वर्षगांठ तो बस एक बहाना है अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का। बहन जी, अब आप ही रमन और काजल को समझाएं कि ये जल्दी से हमें खुशखबरी सुनाएं। मेरी तो आंखें तरस गई हैं कि कोई शिशु मेरे आंगन में खेले। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। रमन की माँ ने अपनी समधन से कहा, हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है जो सही वक्त पर पूरी हो जानी चाहिए। हम भी तो बूढ़े हो चले हैं, रमन की सास ने कहा। कुछ ही महीनों में काजल को ये भान होने लगा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर शुरू हुआ जांच रिपोर्ट का अंतहीन सिलसिला। जब तक चाह नहीं थी तब तक इतनी बेसब्री और संवेदनाएं भी जागृत नहीं थी। अब जब असफलता और अनचाहे परिणाम मिलने लगे तो दोनों की बच्चे के प्रति उत्कंठा भी उतनी ही तीव्र हो गई। घर के बुजुर्गों की आशंकाएं मूर्त हो रही थी। रमन की प्रजनन क्षमता ही संदेह के दायरे में आ गई थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हर तरह से स्वस्थ दिखने वाले और स्वस्थ जीवन शैली जीने वाले रमन को ये समस्या होगी। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ही ली है तो हर चीज़ का समाधान है। हम किसी अच्छे क्लिनिक या अस्पताल से बात करने की सोच रहे हैं जहाँ से शुक्राणु लेकर मेरे गर्भ में निषेचित किया जाएगा। पूरे परिवार के सामने काजल ने रमन के हाथ को थामे हुए रहस्योद्घाटन किया। आप कहीं और जाने की क्यों सोच रहे हैं? मेरे ही हॉस्पिटल में कृत्रिम शुक्राणु निषेचन का अच्छा डिपार्टमेंट है। मैं संबंधित डॉक्टर से बात कर लूंगा। सब अच्छी तरह निष्पादित हो जाएगा, रोहन ने कहा। फिर तो दोनों के माता पिता सिर जोड़े इस समस्या के निदान में जुट गए। वहीं काजल और रमन ने बालकनी से नीचे पार्क में खेलते छोटे बच्चों को देख ख्वाबों का एक लिहाफ बुन लिया। उन दिनों काजल उसका हाथ मानो एक क्षण को भी नहीं छोड़ती थी। रमन को उसने ये एहसास ही नहीं होने दिया कि कमी उसमें है। दोनों ने इस आती रुकावट को पार करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। दोनों दो शरीर एक जान हो गए थे। लेकिन पर अपनी सास की बनती बिगड़ती माथे की लकीरों को काजल भांप रही थी। उस तरीके से जन्मा बच्चा क्या पूरी तरह स्वस्थ होगा? रमन के पिताजी ने पूछा था। फिर जाने किस कुल या गोत्र का होगा वो, रमन की सास ने बुझी वाणी में कहा। देर तक एक लंबी चुप्पी छाई रही। जब चुप्पी के नुकीले नख रक्त वाहिनियों से खून टपकाने की हद तक पहुंच गए तो रमन ने ही चुप्पी तोड़ी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते तो किसी को कुछ नहीं बताते, पर आप सबको जानने का हक है। एक रास्ता है, यदि घर का ही कोई स्वस्थ पुरुष अपने शुक्राणु दान करे इस हेतु, तो वो अनजाना कुल परिवार की भांति नहीं रहेगा, काजल के पिताजी ने कहा। आप सब निश्चिंत रहें, बहुत लोग इस विधि से बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। हर नए आविष्कार को संशय और अविश्वास की दृष्टि से तो देखा ही जाता है। मैं खुद ध्यान रखूंगा कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो। रोहन के इस आश्वासन ने उन्हें फौरी तौर पर थोड़ी राहत दे दी। आखिर वर्षों बाद वो दिन भी आ गया जब काजल के गर्भवती होने की डॉक्टर ने पुष्टि कर दी। काजल ने अपनी नौकरी से अनिश्चितकालीन छुट्टी ले ली। एक बच्चे की आहट से परिवार में हर्ष की लहर दौड़ गई। आंगन में घुटनों के बल चलते शिशु की कल्पना से ओतप्रोत हर एक सदस्य अपनी तरह से खुशियां जाहिर कर रहा था। अचानक घर में काजल सबसे महत्वपूर्ण हो गई। आखिर होती भी क्यों ना, आती खुशियों को तो उसी ने अपने में सहेज रखा था। रमन देखता उसकी प्रिया उससे ज्यादा उसके माता पिता के साथ वक्त गुजार रही है। आजकल उसके सास ससुर भी जल्दी जल्दी आते हैं। रमन भी एक विजयी भाव से हर जाते पल को महसूस कर रहा था। पापा पापा सुनने को बेचैन उसके दिल को कुछ ही दिनों में सुकून जो मिलने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था।
डॉक्टर हर चेकअप के बाद संतुष्टि जाहिर करते। माह दर माह बीत रहे थे। इस दौरान रमन महसूस कर रहा था कि आजकल रोहन भी कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी आने लगा है। जल्दी आना तो तब भी चलता, आखिर उसका भी घर है, ऊपर से डॉक्टर, सबको उसकी जरूरत रहती, कभी माँ को कभी पिताजी को, बूढ़े जो हो चले थे। पर देखता, जब रोहन आता वो काजल की कुछ अधिक ही देखभाल करता। अब ये बात रमन को चुभने लगी थी। शक का बुलबुला उसके मानस में आकार पाने लगा था कि कहीं ये वीर्यदान रोहन ने ही तो नहीं किया। हालांकि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, पर जब कमी खुद में होती है तो शायद ऐसे विचार उठने स्वाभाविक हैं। रोहन को देखते ही उसे अपनी कमी और बड़े बड़े स्पष्ट अक्षरों में परिलक्षित होने लगती। रोहन का काजल के साथ वक्त गुजारना उसे बड़ा ही नागवार गुजरता। धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा था कि जब तक वो कुछ करने की सोचता है काजल के लिए, रोहन तब तक वो कर गुजरता है। रोहन सहित घर के सभी सदस्य जब आपस में हंसी मजाक कर रहे होते, रमन कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक लेता। धीरे धीरे रमन अपने ही पलक पावड़े समेटने लगा जो बिछा रखे थे नव अंकुरण के लिए। एक अजीब सी विरक्ति हो चली उसे जिंदगी से। रमन खुद को बिल्कुल अनचाहा सा महसूस कर रहा था। काजल बुलाती रह जाती, वो उसके पास नहीं जाता। रोहन और काजल की घनिष्ठता उसे बेहद नागवार गुजर रही थी। रमन सोचता, यदि बच्चे का पिता रोहन ही है तो मैं क्यों दाल भात में मूसलचंद बनूं। इस सोच ने उसकी दुनिया ही पलट दी थी। वो अपना ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारता, कभी कभी तो टूर का बहाना बनाकर कई कई दिनों तक घर भी नहीं आता। गर्भावस्था के आखिर के दिन बड़े ही तकलीफदेह थे। काजल का बैठना उठना सब रोहन करता। रिश्ते बेहद उलझ गए थे। सिरा अदृश्य था और उलझनों का मकर जाल पूरे शबाब पर। रमन को याद आता, जब उसकी शादी हुई थी तब रोहन छोटा था। काजल को भाभी माँ कहता था। काजल कितनी फिक्रमंद रहती थी उसकी पढ़ाई के लिए। छी, सब गड़बड़ हो गया। इससे अच्छा बेऔलाद रहता। बेसिर पैर के ख्यालात रमन के सहभागी बन उसकी मति भ्रष्ट किए जा रहे थे। तभी रोहन की आवाज आई, भैया जल्दी आइए, भाभी की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम ले जाओ, भला मैं जाकर क्या करूँगा, कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। मुझे आज ही 15 दिनों के लिए हैदराबाद जाना है, रमन ने उचटती हुई आवाज में कहा। काजल को लग रहा था कि रमन की ये उदासीनता उसके अपराध भाव के कारण है कि होने वाले बच्चे का जैविक पिता नहीं है वो। डॉक्टर ने पहले ही काजल को सचेत कर दिया था कि बहुत से पिता इस तरह का व्यवहार करते हैं और नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। उसने जानबूझकर बखेड़ा नहीं खड़ा किया। करीब 10 दिनों के बाद काजल भारी गोद से वापस आई। इस बीच रमन एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गया। 15वें दिन वापस आया था। माँ से उसे पता चला। पहले दिन तो बच्चे को छुआ भी नहीं। काजल से बेहतर उसके मनोभावों को कौन समझता, पर उसने भी शायद अब वही रुख इख्तियार कर लिया था जो रमन ने। उस दिन उसी कोने वाले कमरे में तेज संगीत को चीरती एक मधुर से रुंझुन संगीतमय लहरी रमन को बेचैन किए जा रही थी। हाँ, ये तो बच्चे की आवाज है। रमन ने कान फोड़ू म्यूजिक ऑफ किया और ध्यान मगन होकर शिशु की स्वर लहरियों को सुनने लगा। जाने लड़का है या लड़की। उफ, कोई चुप क्यों नहीं करा रहा। मन उद्वेलित होने लगा। एक क्षण को चुप्पी छाई, फिर रुदन। रमन कमरे में चहलकदमी करने लगा। अब तो लग रहा था जैसे बच्चों का कंठ सूख रहा हो। इस आरोह अवरोह ने शीत शिला को धीमी आंच पर पिघलाना आरंभ कर दिया। माँ भी न जाने क्यों उन्हें छोड़कर चली गई। अभी कुछ दिन तो रहना चाहिए था। इसी बीच उसका मोबाइल बजने लगा। जाने कौन है, नया नंबर है सोचते उसने कान से लगाया। भैया, मैं रोहन बोल रहा हूँ, प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा। मैं आज सुबह ही सिडनी ऑस्ट्रेलिया आ गया हूँ। यहाँ के एक अस्पताल में मुझे काम मिल गया है, साथ ही मैं कुछ कोर्स भी करूँगा। आप और भाभी माँ ने जीवन में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। भैया, पिछले कुछ महीनों में भाभी माँ बेहद मानसिक संतरास से गुजरी हैं।
आपकी बेरुखी उन्हें जीने नहीं दे रही। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं कहना चाहूंगा कि आपने भाभी माँ को उस वक्त छोड़ दिया जब उनको सर्वाधिक आपकी जरूरत थी। इतना कहकर रोहन फूट फूट कर रोने लगा। एक लंबी सी चुप्पी पसरी रही कुछ क्षण रिसीवर के दोनों तरफ। कितना बड़ा और समझदार हो गया है रोहन। मैंने ही खुद को अदृश्य उलझनों और विकारों में कैद कर लिया था। रमन शायद कुछ और भी कहता कि तभी रोहन बोल पड़ा, भैया बच्चे क्यों रो रहे हैं? मुझे उनके रोने की आवाजें आ रही हैं। बच्चे क्या जुड़वा हैं? रमन उछल पड़ा और दौड़ पड़ा उनकी तरफ। दो नर्म नर्म गुलाबी रुई के फाहे हाथ पैर फेंकते संवेद स्वर में आसमान सिर पर उठाए थे। धन्यवाद रोहन, धन्यवाद भाई, घर जल्दी जल्दी आते रहना, कहकर उसने ये सोचते हुए बच्चों को छाती से लगा लिया कि क्या फर्क पड़ता है कि बच्चे रोहन के स्पर्म से पैदा हुए हैं या किसी और के। अब तो ये बच्चे उसके हैं, वही उनका पिता है। रोहन के होते तो शायद वो उन्हें छोड़कर नहीं जाता। ये तसल्ली कम नहीं है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।